गोपाल पोटे जब कार लेकर भागा तो सर से पांव तक सुलगा हुआ था। आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि वो असफल रह गया हो। हर बार काम पूरा किया। यह पहली बार था कि असफल ही नहीं रहा बल्कि उसे भागना भी पड़ा। पोटे बहुत संयत अंदाज में कार चला रहा था। कार वाहनों की भीड़ में शामिल थी। वो जानता था कि अभी उसे खतरा नहीं है, परंतु इस बात का एहसास था कि इंस्पेक्टर वानखेड़े को वो अपना नाम बता चुका है। इसमें खतरा आ सकता था। नाम के दम पर पुलिस उसे ढूंढ सकती थी। वानखेड़े को उसने 2 गोलियां दोनों टांगों में मारी थी। स्पष्ट था कि कम से कम 2 महीने तो वो भाग दौड़ नहीं कर सकता था। लेकिन उसके साथी पुलिस वाले नाम के दम पर अवश्य उसे तलाश करने की चेष्टा करेंगे। पुलिस वाले पर हमले को पुलिस वाले व्यक्तिगत रूप में लेते हैं। गोपाल पोटे ने अपने कपड़ों पर निगाह मारी। वो खून से सने थे। वानखेड़े का खून उसकी पैंट पर और थोड़ा सा कमीज पर लगा था। ये तो और भी खतरनाक बात थी। वो कहीं भी फंस सकता था। कपड़ों का बदलना बेहद जरूरी था, परंतु कैसे? जब भी कार से उतरेगा लोग उसके खून से सने कपड़े देख लेंगे। कपड़े उतारकर अंडरवियर में तो कहीं जा नहीं सकता था। अगर दुकान का किसी कर्मचारी या पहचान वाले को कपड़े लेकर आने को कहता है तो वो भी संदेह में घिर सकता है। कि मामला क्या है। गोपाल पोटे का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। दिमाग में सबसे ऊपर एक ही बात थी कि वानखेड़े को खत्म करना है। अगर वो जिंदा रहा तो उसके हक में बुरा हो सकता था। उसने उसे यह भी बता दिया था कि गिरीश और अली की हत्या उसने की है। तब तो उसने ये सोचकर बताया था कि इसे मार ही देना है। ये तो नहीं सोचा था ये बच निकलेगा। वो तभी कुछ कर सकता है जब खून से सने कपड़े बदल लिए जाएं। अभी वानखेड़े किसी अस्पताल में होगा। वो आसानी से मालूम कर लेगा कि वानखेड़े कहाँ पर है। हॉस्पिटल में उसके पास पहुंचकर उसे खत्म किया जा सकता है, परंतु कपड़े। गोपाल पोटे की सोचे रुकी। एक मोड़ काटते हुए उसकी निगाह जरा सी पीछे गई तो कार के पीछे के दरवाजे पर हैंगर पर लटकती पुलिस की खाकी वर्दी पर पड़ी। पोटे फौरन समझ गया कि ये वानखेड़े की ही वर्दी है। वो वर्दी अपनी कार में रखता था कि कहीं जरूरत पड़ जाए तो वर्दी पहनकर जा सके। गोपाल पोटे को राहत मिली। वो वानखेड़े की वर्दी पहन सकता था। पुलिस की वर्दी में होगा तो वानखेड़े तक पहुंचने में और भी आसानी हो जाएगी। गोपाल पोटे के चेहरे पर क्रूर सी छोटी सी मुस्कान उभरी और लुप्त हो गई। आधे घंटे बाद पोटे ने कार को एक वीरान जगह पर ले जाकर रोका। यहाँ कोई नहीं था। पास में खंडर हुई एक इमारत थी और झाड़ियां पेड़ थे। उसने इंजन बंद किया और आसपास देखने के बाद नीचे उतर आया। फुर्ती से खून से सपड़े फुर्ती से खून से सने कपड़े उतारे, जूते भी उतारे। फिर पीछे के दरवाजे पर हैंगर पर लटकती वर्दी को पहना। वर्दी थोड़ी सी ढीली थी लेकिन ठीक थी। उसका काम चल सकता था। पीछे की सीट पर कैप रखी थी। वो भी उसने सर पर रख ली। पूरा पुलिस वाला लग रहा था। उसके बाद जूते पहने और जूतों को अपनी उतारी कमीज से साफ किया। एकदम चकाचक वो पुलिस वाला लग रहा था। कार में गिरी अपनी रिवॉल्वर तलाश करके उठाई और जेब में रखने के बाद गोपाल पोटे ने अपने कपड़े वहीं छोड़े और कार में बैठकर वहां से चल पड़ा। 15 मिनट बाद एक भीड़ भरे इलाके में कार रोकी। डैशबोर्ड से कपड़ा निकालकर कार को भीतर से इस तरह साफ किया कि उसकी उंगलियों के निशान मिट जाएं। फिर कार से बाहर निकला और पैदल ही आगे बढ़ गया। कुछ आगे जाने पर टैक्सी मिल गई तो पोटे टैक्सी में बैठा और ड्राइवर से पुलिस हेडक्वार्टर चलने को कहा। गोपाल पोटे के पास ज्यादा वक्त नहीं था। वानखेड़े का पता करना था कि वो कहाँ पर है, और ये बात पुलिस हेडक्वार्टर से ही पता चल सकती थी। परंतु गोपाल पोटे से एक चूक हो गई। उसने वर्दी की कमीज पर बाईं तरफ छाती पर लगी नाम की पट्टी पर ध्यान नहीं दिया। जहां इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े, उसके नीचे सीनियर लिखा था। अगला दृश्य। यह इत्तेफाक ही रहा कि पुलिस हेडक्वार्टर में प्रवेश करने पर ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर मोहन वाड़े से टकरा गया। मोहन वाड़े जल्दी में था कि गोपाल पोटे ने उसकी बांह थाम ली। वाड़े ने ठिठक कर उसे देखा। क्या बात है सर? कंधे पर लगे स्टारों को देखते ही मोहन वाड़े संभल कर बोला। मुझे इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े से मिलना है।
गोपाल पोटे ने बेहद शांत स्वर में कहा। वो कहाँ मिलेंगे? वानखेड़े साहब, मोहन वाड़े के होंठों से निकला। बहुत बुरी खबर है, उन्हें 2 गोलियां लगी हैं। शुक्र है कि टांगों पर लगी हैं। सुबह वो मुझसे मिले थे तो बिल्कुल सही थे। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि अब इंस्पेक्टर वानखेड़े कहाँ हैं? वानखेड़े साहब लीलावती अस्पताल में है। मैं भी कुछ देर में वहां जाने वाला हूं। गोपाल पोटे ने मोहनवाड़े की बांह छोड़ी और हेडक्वार्टर से बाहर निकल गया। मोहनवाड़े की निगाह उसकी छाती पर लगी नेम प्लेट पर नहीं पड़ सकी थी। अब गोपाल पोटे का रुख लीलावती हॉस्पिटल की तरफ हो गया। रात के 9:30 बज चुके थे। हॉस्पिटल के उस हिस्से में शांति थी। वहां वार्ड बने हुए थे और पेशेंट आराम कर रहे थे। कुछ तो खाना खाकर गहरी नींद में भी डूब चुके थे। कुछ नर्सें या डॉक्टर आते जाते दिखाई दे रहे थे। पुलिस की वर्दी में गोपाल पोटे सीढ़ियां चढ़ रहा था। वो इस वक्त बिल्कुल शांत सा लग रहा था। अपनी चाल को पुलिस वालों की तरह बना रखा था उसने। ये शरीर पर पड़ी वर्दी का ही कमाल था कि आते वक्त उसे किसी ने नहीं रोका था, वरना रात के इस वक्त वार्डों वाली इमारत में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता था। पेशेंट से मिलने का वक्त सुबह और शाम का था। एक बंधे वक्त में ही मिलने वाले आ सकते थे, लेकिन वर्दी की वजह से गोपाल पोटे को किसी ने नहीं रोका। दोपहर से ही गोपाल पोटे हॉस्पिटल के भीतर या बाहर मंडरा रहा था। उसने देखा था कि वानखेड़े से मिलने काफी पुलिस वाले आ रहे हैं, लेकिन किसी को भी भीतर नहीं जाने दिया गया। कई तो वानखेड़े से मिले बिना ही वापस चले गए। ऐसे में गोपाल पोटे दूर ही रहा। फिर उसे फिर उसे पता चल गया कि शाम को पुलिस वाले वानखेड़े से मिलने कमरे के भीतर गए। गोपाल पोटे ने वानखेड़े को कमरे की गोपाल पोटे ने वानखेड़े के कमरे की हर खबर रखी, परंतु स्वयं दूर रहा। इतना तो वो समझ चुका था कि वानखेड़े ने पुलिस वालों को सारे हालात बता दिए होंगे, उसका नाम भी बता दिया होगा। जो भी हो, वानखेड़े को खत्म करना जरूरी था। उसे मारने का लाइसेंस ले चुका है। ऐसे में काम करना बेहद जरूरी था। आज तक असफल नहीं हुआ था और अब भी सफल होना जरूरी था। 9:30 बजने पर जब उसने सब ठीक महसूस किया तो वार्डों वाली इमारत में पहुंचा और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगा। वानखेड़े का कमरा दूसरी मंजिल पर था। उसने लिफ्ट का इस्तेमाल करना ठीक नहीं समझा। बेहद सब्र के साथ वो आगे का काम करना चाहता था। वो जानता था कि उसे कहीं भी जल्दबाजी नहीं दिखानी है। आज तक वो ऐसे ही काम पूरे करता रहा था। गोपाल पोटे को यह भी पता था कि वानखेड़े के कमरे के बाहर 3 पुलिस वाले पहरे पर हैं, परंतु उसे उन पुलिस वालों की इसलिए खास परवाह नहीं थी कि वो खुद भी इस वक्त पुलिस की वर्दी में था। गोपाल पोटे दूसरी मंजिल पर पहुंचा। दोनों तरफ चमकती गैलरी नजर आ रही थी। दोनों ओर ही कमरे बने दिख रहे थे। 2 नर्सें बातें करती इस तरफ आ रही थी। बाईं तरफ कुछ दूर एक कमरे के बाहर 3 पुलिस वाले खड़े दिख रहे थे। गोपाल पोटे पुलिस वालों की चाल में गैलरी में उन पुलिस वालों की तरफ बढ़ गया। नर्सें उसके पास से निकल गई। गोपाल पोटे की पहनी निगाह हर तरफ जा रही थी। उसे सब कुछ ठीक लग रहा था। काम करने का यह बेहतर वक्त है, उसने सोचा। आगे बढ़ता वो पुलिस वालों के पास जा पहुंचा। पुलिस वालों की निगाह पहले ही उस पर टिक चुकी थी। पास पहुंचकर ठिठकते हुए गोपाल पोटे ने पूछा, वानखेड़े साहब कैसे हैं? सर ठीक हैं, होश में हैं। हवलदार ने उसके स्टारों पर निगाह मारी। नींद में हैं या जाग रहे हैं? 15 मिनट पहले ही डिनर लिया है, उसी हवलदार ने कहा। ठीक है, मैं उनसे मिलकर आता हूं, गोपाल पोटे ने कहा और कदम दूर दरवाजे की तरफ बढ़ा। 3 कदम उठाए होंगे कि हवलदार की आवाज पुनः आई। सर, 1 मिनट। गोपाल पोटे ठिठका। गोपाल पोटे ठिठका। तभी हवलदार पास आ गया। पोटे की छाती पर लगी नेम प्लेट को ध्यान से देखा। पोटे सतर्क हो उठा। उस पल उसे एहसास हुआ कि वर्दी की कमीज की छाती पर नाम की पट्टी भी लगी हुई है। स्पष्ट है कि वह नेम प्लेट वानखेड़े के नाम की ही होगी। गोपाल पोटे ने आंखें सिकोड़कर हवलदार को देखा।
नेम प्लेट को उलझन भरी नजरों से देखता हवलदार कह उठा, आपका नाम क्या है सर? हवलदार ने पूछा। पोटे ने देखा बाकी दोनों पुलिस वाले कुछ कदम दूर थे और आपस में बातें कर रहे थे। मेरा नाम? गोपाल पोटे का हाथ पैंट की जेब की तरफ सरका। आपका नाम पवन कुमार वानखेड़े है? वो अजीब से स्वर में बोला। उसी पल पोटे ने दूर खड़े पुलिस वालों की नजरों से बचकर जेब से रिवॉल्वर निकाला और करीब खड़े हवलदार के पेट से रिवॉल्वर की नाल सटा दी। रिवॉल्वर की नाल पर साइलेंसर पहले से ही लगा था। हवलदार चिहुक उठा। ऐसे ही खड़े रहो, पोटे दबे स्वर में गुर्राया। हवलदार ठगा सा रह गया, पोटे को देखने लगा। कमरे में चलो, गोपाल पोटे शब्दों को चबाकर बोला। तुम्हारे साथी पुलिस वाले को शक ना हो, हुआ तो तुम्हें शूट कर दूंगा। कौन हो तुम? हवलदार के स्वर में कंपन आ गया। कमरे में चलो। हवलदार घबराया सा पोटे के साथ चल पड़ा। दोनों कमरे में प्रवेश कर गए। गोपाल पोटे की निगाह तेजी से हर तरफ घूम रही थी। कमरे में प्रवेश करते ही पोटे की निगाह सबसे पहले वानखेड़े से मिली। वानखेड़े तब डिनर के बाद कॉफी ले रहा था। नर्स 4 कदम की दूरी पर स्टूल पर बैठी मैगजीन पढ़ रही थी। ये सुबह वाली नर्स नहीं थी, नहीं थी। वानखेड़े की आंखें फैल गई। गोपाल पोटे को उसने फौरन पहचाना। हवलदार के पेट से सटा रखी रिवॉल्वर देखी। पल के 100वें हिस्से में वानखेड़े को मौत का खतरा दिखा। उसे आशा नहीं थी कि गोपाल पोटे इतनी जल्दी उस तक पहुंच जाएगा। मौत सिर पर थी। इससे पहले कि गोपाल पोटे कोई और हरकत कर पाता, उस पर फायर कर पाता, वानखेड़े ने हाथ में थमा चाय का प्याला और प्लेट पोटे की तरफ उछाल दिया। चाय के प्याले की चाय बिखर गई। प्लेट हवलदार को लगी। ऐसा करने का फायदा यह हुआ कि कप प्लेट की नीचे फर्श पर टकराते ही टूटने की तेज आवाज उभरी। शांत माहौल में तेज शोर उभरा। मैगजीन पढ़ती नर्स एकाएक चीख कर खड़ी हो गई। मामला समझने की चेष्टा करने लगी। गोपाल पोटे के होंठ भिज गए। ये सब सेकंडों में हो गया था। पोटे को वानखेड़े पर फायर करने का मौका नहीं मिला। बाहर मौजूद दोनों पुलिस वालों के दौड़ कर आने की आवाजें उभरी। पोटे ने हवलदार को एक तरफ धक्का दिया और रिवॉल्वर वानखेड़े की तरफ की। ए नर्स चीख उठी। ये क्या करता है? तभी दौड़कर भीतर आते पुलिस वालों में से एक गोपाल पोटे की पीठ से आ टकराया। पोटे का बैलेंस बिगड़ गया। पिट की आवाज के साथ फायर हुआ और गोली वानखेड़े के बेड के गद्दे में जा धसी। इसके साथ ही पोटे लड़खड़ा कर आगे 3 कदम आगे आ गया, बेड के काफी करीब। लेकिन इस घायल अवस्था में वानखेड़े पोटे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। इसे पकड़ो, वानखेड़े चीखा। यह पुलिस वाला नहीं, हत्यारा है। उसी पल कमरे में मौजूद तीनों पुलिस वाले गोपाल पोटे पर झपट पड़े। पोटे को संभलने का मौका नहीं मिला। उसे नहीं पता था कि उसके साथ ऐसा भी हो सकता है। एक पुलिस वाले ने पीछे से बांह उसकी गर्दन में लपेट ली थी। दूसरे ने उसकी बांह पकड़ ली थी। तीसरा उससे आ लिपटा था। 2 पलों में ही पोटे उन तीनों की गिरफ्त में था। तुम जल्दी से बाहर खबर करो, वानखेड़े ने नर्स से कहा। गोपाल पोटे गुर्राया। नर्स तेजी से बाहर भागती चली गई। पोटे ने खुद को आजाद कराने के लिए जोर लगाया, परंतु 3-3 थे। गोपाल पोटे ने गर्दन पर लिपटी बांह को किसी प्रकार पकड़कर थोड़ा सा अलग किया और दांतों से बुरी तरह काटा तो बांह वाला पुलिस वाला गला फाड़कर चीखता पीछे हटता चला गया। पोटे ने बांह थामने वाले पुलिस वाले की टांगों में तेजी से टांग मारी। वो दोनों हाथ टांगों के बीच रखकर गला फाड़कर चीखता नीचे बैठ गया। जो पुलिस वाला उससे लिपटा था, पोटे ने उसके सिर के बालों को पकड़कर जोर जोर से झटका दिया तो उसकी पकड़ ढीली होने पर पोटे ने उसे दूर ले जाकर पटका और फर्श पर गिरी अपनी रिवॉल्वर पर झपटा। तभी वो पुलिस वाला जिसकी बांह पर पोटे ने काटा था, पोटे पर छलांग लगा चुका था। दोनों टकराए और फर्श पर लुढ़कते चले गए। वो पोटे को गिरफ्त में बांधने की चेष्टा करने लगा। एक पुलिस वाला और उसकी सहायता को आगे आया। अब पोटे को यहां अपने लिए खतरा महसूस होने लगा था। वो फंस सकता था। ये 3 थे। नर्स अन्य लोगों को बुलाने गई थी। कुछ और लोग आ गए तो बच पाना कठिन हो सकता था। पोटे ने किसी प्रकार खुद को उससे आजाद कराया और दौड़ता हुआ दरवाजे से बाहर निकल गया। पकड़ो उसे, दांत भींच कर वानखेड़े ने कहा।
पुलिस वाले तेजी से बाहर दौड़ते चले गए। ये सब कुछ 2.5-3 मिनट में ही हो गया था। वानखेड़े बेड पर पड़ा हक्का बक्का सा था। चंद पल बीते कि तकिए के पास रखे फोन को उठाकर इंस्पेक्टर शाहिद खान को कॉल किया। शाहिद, वानखेड़े ने गंभीर स्वर में कहा, यहां मेरे लिए खतरा है, मुझे यहां से निकालने का इंतजाम करो। लेकिन ये प्रोग्राम तो कल का था सर। मुझ पर फिर हमला हुआ है, वही गोपाल पोटे, अभी मेरी जान लेने। वो हॉस्पिटल में पहुंच गया सर? उधर से शाहिद खान ने हैरानी से कहा। हाँ, पुलिस वाले उसके पीछे गए हैं। लगता नहीं वो हाथ आएगा। वो तेज है। मैं अभी कमिश्नर साहब से बात करके कोई इंतजाम करता हूं सर। अगला दृश्य। गोपाल पोटे जब अपने फ्लैट पर पहुंचा तो रात का 1 बज रहा था। श्याम पोटे को उसने बेडरूम में गहरी नींद में सोया पाया। पुलिस की वर्दी उतारकर बाथरूम में घुस गया और 15 मिनट बाद नहाकर निकला तो शरीर पर अंडरवियर था। चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। बोतल और गिलास उठाकर ड्राइंग रूम में आ बैठा और पैक तैयार करके बड़े बड़े घूंट लेने लगा। मन में अपने लिए नाराजगी थी कि काम नहीं कर सका आज। गिलास खत्म होने को आने लगा तो उठा और किचन में जाकर नमकीन का पैकेट उठा लाया। आज का दिन बहुत बुरा बीता था। जो आज हुआ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तभी उसके मोबाइल की बेल बजने लगी। वो फोन के पास पहुंचा। उठाकर स्क्रीन पर आया नंबर देखा तो खुद को संयत करने लगा। नाइट क्वीन का फोन था। हेलो। गोपाल पोटे ने कॉल रिसीव की और वापस आ बैठा। गोपाल पोटे? नाइट क्वीन का शांत स्वर था। हाँ। आज तुम चूक गए। 2 पल ठिठक कर गोपाल पोटे ने कहा। तो तुम मुझ पर नजर रख रही हो? नहीं, मैं नहीं। मुझे तो कुछ पता भी नहीं था कि तुम आज क्या कर रहे हो। लेकिन जिसने 100 करोड़ दिया है वो जरूर तुम्हें देख रहा है। उसी ने मुझे बताया कि आज तुम बुरी तरह असफल हुए हो। वो है कौन? बेकार के सवाल मत करो। उसका नाम जैम डिमोरा तो नहीं? गोपाल पोटे ने घूंट भरकर कहा। खूब। दूसरी तरफ से नाइट क्वीन हंसी। तुम तो अंदाजे भी लगाने लगे। गिरीश सोनी ने मरने से पहले जैम डिमोरा का नाम लिया था। शायद वो तब किसी को याद कर रहा हो। ये पूछने पर कि मैगी कहाँ है, वानखेड़े ने भी जैम डिमोरा का नाम लिया था। ये तुम्हारे काम की बात नहीं है। तुम अपनी बात करो कि तुम आज असफल हो। तुम्हें काम पूरा मिलेगा। वानखेड़े को मारने को 2 मौके मिले तुम्हें, एक सुबह दूसरा रात हॉस्पिटल में। लेकिन तुम पोटे भाई कभी असफल नहीं होते। असफल होने की वजह भी तुम ही हो। वो कैसे? ये काम टेढ़ा है। मैगी के बारे में पूछना भी है। पूछने पूछने में ही मामला बिगड़ा और वानखेड़े को बचने का मौका मिल गया। सीधे शूट करना होता तो बात दूसरी थी। गोपाल पोटे ने गिलास रखा और फोन कान से लगाए बोतल उठाकर नया गिलास तैयार किया कि तभी नाइट क्वीन की आवाज कानों में पड़ी। कम गलत कर रहे हो। गिलास तैयार करने की आवाज आ गई तुम्हें? 100 करोड़ देने वाला कहता है कि उसे असफल होना पसंद नहीं। तुमसे कह दूं? उससे कहना उसका काम हो जाएगा। 100 करोड़ देने वाले को खाली हाथ लटका बंदा अच्छा नहीं लगता। उसने कहा तुमसे कह दूं। उससे कहना मुझ पर नजर मत रखे, उसका काम पूरा हो जाएगा। वो ये भी कहता है कि तुम लाइट लाइसेंस पर हाथ आजमा रहे हो। देवराज चौहान या विनय बरूटा पर तो। देखते रहो। कोटे ब्रदर्स कभी भी काम अधूरा नहीं छोड़ते। ऐसी बातों के लिए मुझे फोन मत किया करो बेबी। ये 2 दिन का काम नहीं है। 6 लाइसेंस है। इसमें लंबा वक्त भी लग सकता है। मुझे ये काम पूरा करने की कोई जल्दी नहीं है, परंतु हर काम की समय सीमा होती है। ये काम समय सीमा के भीतर ही पूरा होगा। मैगी के बारे में मालूम करना मत भूलना।
इस बात का पैसा तुम्हें अलग से मिलेगा, याद है? गुड नाइट, गोपाल पोटे ने कहा और फोन बंद कर दिया। गोपाल पोटे घूंट भरता रहा और वानखेड़े के बारे में सोचता रहा। उसने वानखेड़े को साधारण पुलिस वाला समझा था, परंतु वह हिम्मत वाला निकला। पोटे ने मन ही मन तय किया कि आज के बाद किसी को कमजोर नहीं समझेगा, आज की तरह का धोखा फिर नहीं खाएगा। और तभी पीछे से आहट उभरी। गोपाल पोटे ने घूंट भरा, पीछे नहीं देखा। पीछे से श्याम पोटे सामने आया। वो सोया उठकर आ रहा था। बैठता हुआ कह उठा, 3 पूरे हो गए? 2, 3, 2। श्याम पोटे की आंखें सिकुड़ी। वो कह उठा, आज इंस्पेक्टर वानखेड़े को वो बच गया, तभी तो 2 कह रहा हूं। बच गया? श्याम ने अजीब सी निगाहों से गोपाल को देखा। तेरे हाथों में आया वो? हाँ हाँ। फिर भी बच गया? उसकी किस्मत अच्छी थी और मेरा दिन बुरा था। समझ लो कि बच बच आया है, ये बात बड़ी है। समझ लो कि बच गया है, यही बात बड़ी है। 2 बार फंसते फंसते बचाऊं? ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। अब हो गया। मैंने वानखेड़े को कम आंका था, वो तो बहुत हिम्मत वाला निकला। पूरी बात बता। गोपाल पोटे ने सब कुछ बताया। श्याम पोटे के चेहरे पर गंभीर भाव आ गए। मैगी के बारे में पूछने पर ही सारी गड़बड़ हुई, नहीं तो सीधा उसे शूट करता, काम खत्म हो जाता। तू खतरे में पड़ गया है, श्याम पोटे ने चिंतित स्वर में कहा। गोपाल चुप रहा। वो पुलिस वाला इंस्पेक्टर वानखेड़े तेरा नाम जान चुका है, तुझे देख चुका है। अब तक तो उसने ये बात सबको बता दी होगी। हॉस्पिटल में उन 3 पुलिस वालों ने, नर्स ने तेरे को देखा है। ये तो मुसीबत वाली बात है भाई। जानता हूं, गोपाल पोटे ने घूंट भरा। तूने वानखेड़े को गोलियां मारी। पुलिस वाले इस मामले को पर्सनली लेकर चलेंगे और तुझे ढूंढ लेंगे। ये तो तू अच्छी तरह जानता है कि पुलिस वाले किसी के पीछे पड़ जाएं तो फिर वो बच नहीं पाता। गोपाल ने व्याकुलता से पहलू बदला। तू फंसा तो मैं भी लपेटे में आ जाऊंगा, शायद पिछले सारे मामले भी खुल जाएं। श्याम पोटे ने सोच भरे स्वर में कहा। इस बात पर हमें गंभीरता से सोचना होगा, ये छोटी बात नहीं है। क्या किया जा सकता है? कुछ तो करना ही होगा। तू फंसा तो मैं भी गया। नाइट क्वीन का फोन आया। क्या बोली? उसे सब पता है कि आज मेरे साथ क्या हुआ। हम पर नजर रखी जा रही है। ये तो गलत बात है। वो कहती है जिसने 100 करोड़ दिए हैं वो नजर रखवा रहा होगा। उसे भी सब कुछ उसी से पता चला है। गोपाल पोटे बोला। 100 करोड़ देने वाले को हमारा इस प्रकार असफल होना पसंद नहीं है। नाइट क्वीन बोली। हाँ। उससे कहना था कि हमें ऐसी बातें सुनने की आदत नहीं है, उनका काम पूरा हो जाएगा। कहा मैंने। श्याम पोटे कुछ चुप रहकर बोला। मैं पुलिस वालों के बारे में सोच रहा। तूने क्या किया? मैं उस बंगले पर नजर रख रहा हूं कल से, जिसका पता नाइट क्वीन ने दिया था कि वहां देवराज चाहन रहता है। परंतु वहां देवराज चाहन नहीं आता जाता दिखा, कोई और ही वहां आता जाता दिखा। वो कौन है? पता नहीं। नाइट क्वीन का कहना है कि हम छोटे शिकारों पर ही हाथ डाल रहे हैं, किसी बड़े को निशाना नहीं बनाया। देवराज चाहन दिखे तो उसे निपटा दें, वो दिख नहीं रहा। काम में कुछ तेजी ला, गोपाल पोटे बोला। श्याम ने गोपाल पोटे को देखा, फिर गंभीर स्वर में बोला। तूने खुद को मुसीबत में फंसा दिया है, अब पुलिस का क्या करना है? जरूरी तो नहीं कि पुलिस मुझे ढूंढ ही ले। वो तुझे ढूंढ लेंगे गोपाल। श्याम पोटे ने उसकी आंखों में झांका। वो तेरा स्केच तैयार करवाकर पूरे मुंबई में लगा देंगे। पुलिस वाले कभी भी कम नहीं होते। तेरे तक पहुंचने के लिए पुलिस के पास 50 रास्ते हैं।
रात जो तूने हॉस्पिटल में जाकर इंस्पेक्टर वानखेड़े पर हमला किया, उस मामले को गंभीरता से लेगी पुलिस। तू बचने वाला नहीं है। तू मुझे डरा रहा है। गोपाल पोटे ने गिलास खाली करके टेबल पर रखा। मैं सही बात तेरे सामने रख रहा हूं। तो मैं क्या करूं? गोपाल पोटे ने गहरी सांस ली। सोचना पड़ेगा। श्याम पोटे गंभीर नजर आ रहा था। हमें नाइट क्वीन का काम भी पूरा करना है। वो हो जाएगा, श्याम पोटे ने पहलू बदलते हुए कहा। शायद आज रात कुछ देर बाद देवराज चौहान का काम खत्म हो जाए। कैसे? मुझे किसी से पता चला कि, श्याम पोटे ने वॉल क्लॉक पर नजर मारकर कहा, 3 बजे देवराज चौहान एक जगह पहुंचेगा। मैं वहां उसका इंतजार करूंगा। वो आया तो शूट कर दूंगा। खबर पक्की है? ज्यादा पक्की नहीं, चांस लेने वाली बात है। तू चलता है मेरे साथ? चलूंगा। हम दोनों साथ होंगे तो देवराज चौहान बचेगा नहीं, गोपाल पोटे ने फौरन कहा। आधे घंटे में हम यहां से चलेंगे। श्याम पोटे उठ खड़ा हुआ। 100 करोड़ देने वाला हम पर नजर रख रहा है। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ये जानना उसका हक बनता है कि उसके दिए काम पर हम क्या कर रहे हैं। मुझे पुलिस की चिंता होने लगी है कि वो मुझ तक पहुंच जाएगी, एकाएक गोपाल पोटे ने कहा। चिंता मत कर, श्याम पोटे मुस्कुराया। मैं सब ठीक कर दूंगा। कैसे ठीक कर देगा? आइडिया है मेरे दिमाग में। पहले देवराज चौहान से निपट लें, उसके बाद सब कुछ लाइन पर आ जाएगा। तो तूने सोच लिया रास्ता? श्याम पोटे ने सिर हिला दिया। उसने वॉल क्लॉक पर नजर मारकर कहा, वक्त हो रहा है। 3 बजे निकल चलना है यहां से। और मत पीना। मैं एकदम फिट हूं, गोपाल पोटे मुस्कुराया। देवराज चौहान दिखा तो उसका काम निपटा देंगे। श्याम पोटे मुस्कुराया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। चेहरे पर खतरनाक भाव नाच उठे थे। अगर इस वक्त गोपाल पोटे उसका चेहरा देख लेता तो अवश्य सतर्क हो जाता। रात के 3 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। श्याम पोटे ने मुंबई के एक ऐसे इलाके में कार को रोका जो रात तो क्या, दिन में भी सुनसान रहता था। आज गर्मी ज्यादा थी। हर कुछ देर बाद चेहरे पर पसीना उभर कर आ रहा था। कार में एसी लगा होने पर काफी राहत थी। श्याम पोटे ने कार का इंजन बंद किया और बोला, चल भाई, बाहर आजा। इसके साथ ही श्याम पोटे ने कार का दरवाजा खोला। यहां आने वाला है देवराज चौहान? गोपाल पोटे ने पूछा। वो जगह थोड़ी दूर है, यहां से हमें पैदल ही आगे बढ़ना है। तूने वो जगह देखी है? शाम को इधर का चक्कर मार गया था। अपने रिवॉल्वर पर साइलेंसर लगा ले, मेरी पर तो पहले से ही है। डैशबोर्ड से साइलेंसर निकाल कर दे दे। गोपाल ने साइलेंसर निकालकर उसे दिया और कार से बाहर आ गया। नाल पर साइलेंसर लगाकर श्याम पोटे भी कार से बाहर निकला और दोनों पैदल ही सड़क के किनारे आगे बढ़ गए। गहरा अंधेरा था, रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मोबाइल की टॉर्च ऑन करूं? गोपाल पोटे बोला। रोशनी ऑन करना ठीक नहीं रहेगा, ऐसे ही चलता रहे, श्याम पोटे ने सामान्य स्वर में कहा। अंधेरे में रास्ता दिखे तो। रात के इस वक्त इधर देवराज चौहान क्या करने आने वाला है? पता नहीं, श्याम पोटे ने गहरी सांस ली। कल का दिन मेरे लिए काफी अजीब होगा गोपाल। क्यों? हम 3 भाई थे, पहले एक गया। श्याम पोटे ने जेब से रिवॉल्वर निकाल ली। तो अब दूसरा। क्या मतलब दूसरा? गोपाल पोटे ठिठकने को हुआ। पुलिस तेरे तक पहुंच गई तो तू भी गया ना। पर तू तो कहता है कि तेरे पास आइडिया है मुझे बचा लेने का। हाँ, पुलिस से तो तेरे को बचा ही लूंगा। पुलिस अब तुम तक नहीं पहुंच सकेगी। तूने अभी तक आइडिया नहीं बताया कि
चलते चलते श्याम पोटे एकदम पीछे हुआ और फुर्ती से रिवॉल्वर वाला हाथ ऊपर उठाया। नाल का निशाना गोपाल पोटे का सिर था। दोनों अंधेरे में आगे बढ़े जा रहे थे। पिट। मध्यम से साइलेंसर लगे रिवॉल्वर से फायर हुआ और गोली गोपाल पोटे के सिर में जा लगी। गोपाल पोटे लड़खड़ाया और उसी पल छाती के बल नीचे जा गिरा। श्याम पोटे ठिठक गया। अंधेरे में उसके चेहरे के भाव स्पष्ट नहीं दिख रहे थे, परंतु वह नीचे पड़े गोपाल पोटे को देख रहा था। गोपाल पोटे का शरीर शांत था। यह आइडिया इस्तेमाल करना जरूरी हो गया था। श्याम पोटे कह उठा। पुलिस ने तुझे ढूंढे निकालना था, तब मैं भी फंस सकता था। तू खत्म तो मामला खत्म। अब पुलिस आ भी जाए तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। गोपाल पोटे भला क्या जवाब देता। श्याम पोटे आगे बढ़ा और गोपाल पोटे के शरीर के पास बैठकर उसे छुआ, फिर बोला, तेरी बहुत याद आएगी भाई। बचपन की यादें, जवानी की यादें, एक साथ रहने की यादें, साथ साथ काम करने की यादें। अब तक सारा समय तो तेरे साथ ही बिताया है, बाकी की जिंदगी अकेले ही निकालनी पड़ेगी। पिछली बार सरिता को तू ले उड़ा था, तब तो तूने खूब मेरा मजाक उड़ाया था। बहुत हंसे थे हम, लेकिन अब मुझे अकेले ही हंसना होगा। तेरी कमी महसूस होगी मुझे, पर यह आइडिया इस्तेमाल करना भी जरूरी तो हो गया था। फिर श्याम पोटे ने रिवॉल्वर उसके सिर पर लगाकर लगातार 2 फायर और किए और खड़ा हो गया। चलता हूं भाई, अब दोबारा मिलना तो होगा नहीं, कहने के साथ ही पलटकर वापस चल पड़ा। श्याम पोटे कार में आ बैठा। चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था। कार स्टार्ट की और बैक करके वापस चल पड़ा। गोपाल पोटे की मौत का उसे अफसोस था, परंतु उसे खत्म करना जरूरी हो गया था। पुलिस गोपाल तक पहुंचती तो शायद उस तक भी पहुंच जाती, लेकिन अब यह खतरा दूर हो गया था। पुलिस के उसके पास पहुंचने पर वो कह सकता था कि उसे नहीं मालूम गोपाल क्या करता फिर रहा था। वो गलत काम करता था तो किसी ने उसकी हत्या कर दी होगी। वो तो एक वाइन एंड बियर शॉप चलाता है। अभी वापसी का आधा रास्ता ही तय किया था कि उसका फोन बजने लगा। हेलो। श्याम पोटे ने बात की। ये तुमने क्या किया? कानों में नाइट क्वीन की आवाज पड़ी। श्याम पोटे के होंठ सिकुड़ गए। कहा कुछ नहीं। अपने भाई को मार दिया? मारना पड़ा, श्याम पोटे ने शांत स्वर में कहा। इंस्पेक्टर वानखेड़े उसका नाम जान गया था। भाई का चेहरा वानखेड़े ने देख लिया था और हॉस्पिटल में मौजूद 3 पुलिस वालों के अलावा नर्स ने भी उसे देख लिया था। अब पुलिस गोपाल को छोड़ने वाली नहीं थी। मेरे ख्याल में अगले 4-5 दिन में ही पुलिस गोपाल तक पहुंच जाती। संभव है तब मैं भी फंस जाता। पुलिस ने गोपाल को गिरफ्तार करके पूरी छानबीन करनी थी। शायद गोपाल के मुंह से ही निकल जाता मेरे बारे में। अपने भाई को मारते तुम्हारा हाथ नहीं कांपा? उधर से नाइट क्वीन ने पूछा। किसी की जान लेने में मुझे कोई परेशानी नहीं होती, बेशक वो तुम्हारा भाई हो। हाँ, कार ड्राइव करते श्याम पोटे ने शांत स्वर में कहा। तुमने मुझे हैरान कर दिया, कितने पत्थर दिल हो। मेरा काम ही ऐसा है कि इसमें इंसान पत्थर दिल बन जाता है। क्या तुम वही इंसान हो जो मुझसे रोमांटिक बातें करता था? वो बातें अपनी जगह पर हैं, दूसरों की जान लेना तो मेरा धंधा है। तुमने अपने भाई को मार दिया, अब काम कौन करेगा? मैं? अकेले? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा, श्याम पोटे ने शांत लहजे में कहा। लेकिन यह बात मुझे पसंद नहीं आ रही कि तुम मुझ पर नजर रखवा। मैं कुछ नहीं कर रही। यह बात गोपाल से भी कही थी मैंने। जिसने 100 करोड़ दिया है वो तुम पर नजर रखवा रहा है। उसने ही मुझे फोन करके बताया कि तुमने गोपाल को शूट कर दिया है सुनसान जगह पर। उससे कहो मेरे पे नजर मत रखे। इससे तुम्हारा क्या नुकसान है? ये बात मुझे पसंद नहीं।
लेकिन 100 करोड़ देने वाले को पसंद है। वो तुम्हारे काम में दखल नहीं देता, तुमसे कुछ पूछता नहीं, सिर्फ तुम्हारी हरकतों पर नजर रखे हुए है। ये तो बुरी बात नहीं है। तुम्हें अपने शिकारों की तरफ सोचना चाहिए। श्याम पोटे चंद पल चुप रहकर बोला, इस बार का काम मेरा आखिरी काम होगा। इसके बाद मैं लाइसेंस का काम बंद कर दूंगा। क्यों? जब यह काम शुरू किया था तो हम 3 भाई थे। अब मैं अकेला रह गया हूं। बहुत कमा लिया। अब मुझे ये सब छोड़कर आराम से बैठ जाना चाहिए। मेरे पास एक ऑफर है। श्याम पोटे ने कहा। क्या? गिरीश सोनी और अली का काम खत्म हो चुका है। तो बाकी 4 का काम किसी और से करा लो। मैं 100 करोड़ वापस देने को तैयार हूं। हम में सौदा हो चुका है। मैं सौदा कैंसिल नहीं कर रहा हूं, ऑफर दे रहा हूं। लगता है तुम घबरा गए हो। ये बात नहीं है, बल्कि मुझे समझ आ गई है कि मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। मुझे आगे की ज़िंदगी आराम से बितानी चाहिए। इन्हीं कामों में लगा रहा तो एक दिन मेरा काम भी हो जाएगा। जो भी हो, तुम्हें ये काम तो पूरा करना ही होगा। 100 करोड़ देने वाले को ये अच्छा नहीं लगेगा कि तुम तय बात को कैंसिल कर रहे हो। वो बहुत खतरनाक इंसान है। तुम खामखा के खतरे में पड़ सकते हो। ये काम पूरा करो श्याम पोटे। मेरी ऑफर नहीं पसंद तो मैं ये काम पूरा कर दूंगा। कोशिश करना कि काम जल्दी हो जाए। ये आसान काम नहीं है। इन कामों में पर्याप्त वक्त लगता है, लेकिन काम पूरा हो जाएगा। तुम्हारी कैसी गुजर रही है? क्या मतलब? मैंने तुम्हें उस दिन देखा था। चेहरा नहीं देख पाया, पर तुम दमदार लगी। श्याम पोटे मुस्कुराया। दमदार? उधर से नाइट क्वीन हंसी। तुम कभी लड़कियों के लिए माल शब्द का इस्तेमाल करते हो तो कभी दमदार। मैं तो मेरे से दोस्ती कर लो। क्यों? अब मैं आराम से बाकी की जिंदगी बिताने वाला हूं और मेरे पास पैसा बहुत है। श्याम पोटे ने मुस्कुराते स्वर में कहा। अगर तुम मुझे पसंद आ गई तो हम शादी भी कर सकते हैं। क्या ख्याल है? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि अभी तुम अपने भाई की हत्या करके आ रहे हो और मुझसे ये सब कह रहे हो। बोला तो ये सब करना मेरे लिए साधारण बात है। तुम मेरी बात पर सोचो कि कुछ नहीं सोचना मुझे। तुम ये काम खत्म करो और हमारी बातचीत खत्म। कहकर उधर से नाइट क्वीन ने फोन बंद कर दिया। अगला दृश्य। एक शाम पहले, जब वानखेड़े ने मैगी को फोन किया और मैगी ने देवराज चौहान को फोन किया। उस वक्त शाम के 7:40 हुए थे। मैगी के चेहरे पर गंभीरता और चिंता नजर आ रही थी। हमेशा की तरह वो फ्लैट में अकेली थी और आज खाना खुद ही बनाने की सोच रही थी। परंतु वानखेड़े के फोन से वो परेशान हो गई थी। जैम डिमोरा मुंबई में उसकी तलाश करवा रहा था। उससे फोन करने पर दूसरी तरफ बेल बजी और देवराज चौहान की आवाज कानों में पड़ी। कहो मैगी, सब ठीक तो है? फौरन ही मैगी कुछ न कह सकी। मैगी, देवराज चौहान ने फिर पुकारा। हाँ हाँ, मैगी कह उठी। अभी इंस्पेक्टर वानखेड़े का फोन आया था। हालात ज्यादा बेहतर नहीं है। क्या हुआ? जैम डिमोरा मेरी तलाश करवा रहा है। वानखेड़े ने बताया। हाँ, मैगी ने गंभीर स्वर में कहा। गिरीश सोनी और अली बख्श की हत्या हो चुकी है। नहीं। उधर से देवराज चौहान का हैरानी भरा स्वर कानों में पड़ा। यह सच है। वानखेड़े साहब ने मुझे बताया। उन पर भी आज हमला हुआ। 2 गोलियां लगी। इस वक्त वो लीलावती अस्पताल में है। ये सब काम गोपाल पोटे नाम का आदमी कर रहा है। वो सबके पास जा जाकर मेरे बारे में पूछ रहा है। ना बताने पर उन्हें शूट कर रहा है। मुझे सिर्फ जैम डिमोरा ही तलाश करवा सकता है। वानखेड़े साहब का कहना है कि शायद गोपाल पोटे के पास उन सबका एड्रेस है जो हांगकांग में मेरे करीब थे। वो तुम तक भी पहुंचेगा देवराज चौहान? कुछ खामोशी के बाद देवराज चौहान की आवाज आई।
तुम घबरा रही हो? हाँ, कुछ तो घबराहट है ही। जैम डिमोरा खतरनाक इंसान है। उससे नफरत। शांत रहो और अपने आप को संभालो। वो तुम तक नहीं पहुंच सकेगा। मैगी ने कुछ नहीं कहा। चेहरे पर व्याकुलता छाई रही। जहां तक हो सके तुम घर में ही रहना। ठीक है। अब मुझे आराम से बताओ कि वानखेड़े ने तुमसे क्या क्या कहा। उधर से देवराज चौहान की आवाज आई। इंस्पेक्टर वानखेड़े ने ही कहा कि तुम्हें फोन करके सब कुछ बता दूं। समझ गया। तुम वानखेड़े की बातों को दोहराओ। बताओ मुझे। मैगी ने वानखेड़े की कही सब बातें बताई। इस बीच देवराज चौहान सिर्फ सुनता रहा। बोला नहीं। मैगी की बात खत्म हुई तो देवराज चौहान गंभीर स्वर में बोला। वानखेड़े इस वक्त लीलावती अस्पताल में है? हाँ। ठीक है। मैं समझ गया। अब मैं जो कह रहा हूं तुम वो सुनो। डैम डिमोरा फिर मैदान में आ गया है और वो तुम्हें ढूंढ लेना चाहता है। संभव है वो सुधीर कावले और उसकी पत्नी सूजन कारपेट का भी रुख करे, जो हांगकांग में तुम्हारा प्राइवेट वॉल संभाल रहे हैं। प्राइवेट वॉल्ट संभाल रहे हैं। सुधीर कावले को फोन करके सतर्क कर दो कि जैम डिमोरा का खतरा उन तक भी पहुंच सकता है। वो तुम्हारा वॉल्ट संभाल रहे हैं तो ऐसे में जैम डिमोरा जानता है कि उन्हें तुम्हारा पता मालूम होगा। परंतु उन पर हाथ डालने से पहले जैम डिमोरा कई बार सोचेगा। क्यों? हांगकांग पुलिस चीफ मैक्स फेरी सूजन कारपेट का जीजा है। उनके साथ कोई गड़बड़ हुई तो? जैम डिमोरा जैसे लोग ऐसी बातों की परवाह नहीं करते। तुम सुधीर कावले को सतर्क कर दो। मैं अभी उसे फोन कर देती हूँ, मैगी ने कहा। और तुम इन दिनों अपने फ्लैट से बाहर कम ही निकलो तो बेहतर होगा। यहां पर मैं खतरा महसूस कर रही हूं। मैगी व्याकुल स्वर में कह उठी। कैसा खतरा? मैं कहाँ हूं ये बात इंस्पेक्टर वानखेड़े जानता है। तुम जानते हो। और सुधीर कावले और सूजन कारपेट जानती है। काफी लोगों को ये बात पता है और बात बाहर निकल सकती है। किसी की गलती से ही बात जैम डिमोरा तक पहुंच सकती है। देवराज चौहान की आवाज नहीं आई। मैगी भी होंठ भींचे चुप रही। फिर देवराज चौहान की आवाज आई। तुम जगह बदलना चाहती हो? मैगी ने कहा। मेरे ख्याल में ऐसा करना ही ठीक होगा। मैं जैम डिमोरा के हाथों में नहीं पड़ना चाहती। ठीक है। 1 डेढ़ घंटे तक तुम्हारे पास जगमोहन आएगा। वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगा और एक परिवार में छोड़ देगा। तुम उस परिवार में उनके सदस्य की तरह रह सकोगी जब तक ये मामला ठीक नहीं हो जाता। हाँ, मैं अभी ये फ्लैट छोड़ देना चाहती हूँ। जगमोहन का इंतजार करो। दरवाज़ा तभी खोलो जब कॉल बेल बजाने वाले की आवाज़ तुम पहचान लो। वैसे अभी चिंता की कोई बात नहीं है। मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश करूंगा। कोई और बात हो तो तुम मुझे फ़ोन कर सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारी सहायता के लिए मौजूद हूँ। थैंक्स देवराज चौहान। बेचैन सी मैगी कह उठी। अगला दृश्य। देवराज चौहान ने फ़ोन बंद किया और टेबल पर रख दिया। माथे पर बल नजर आ रहे थे। इन दिनों वो अपनी पत्नी नगीना के बंगले पर रह रहा था। बहुत अच्छा वक्त बीत रहा था कि मैगी का ये फ़ोन आ गया। सामने मौजूद नगीना की निगाह देवराज चौहान पर थी। क्या हुआ? मैगी का फ़ोन था। देवराज चौहान गंभीर स्वर में बोला। 3 महीने बाद जैम डिमोरा फिर मैदान में आ गया है। ओह। जैम डिमोरा ने अभी तक मैगी का पीछा नहीं छोड़ा? नगीना कह उठी। छोड़ेगा भी नहीं। जैम डिमोरा का हीरो जवाहरातों का संग्रह मेरे हाथ तभी लगा जब मैगी ने मेरी सहायता की। ऐसे में मैगी जैम डिमोरा के निशाने पर ही रहेगी। देवराज चौहान ने शब्दों को चबाकर कहा। गोपाल पोटे नाम का व्यक्ति मैगी का पता पूछता फिर रहा है। वो गिरीश सोनी के पास भी गया और अली बख्श के पास भी, जबकि दोनों को ही मैगी का पता नहीं पता था। उसने उन दोनों की हत्या कर दी। ओह। नगीना की आंखें सिकुड़ी। फिर तो मामला गंभीर हो गया। उसके बाद वो इंस्पेक्टर वानखेड़े के पास पहुंचा
परंतु वानखेड़े उसके हाथों से बच निकला। उसकी टांगों पर 2 गोलियां लगी हैं और इस वक्त वो लीलावती अस्पताल में है। वानखेड़े का कहना है कि गोपाल पोटे ने उसे ये बताया कि उसे ये काम किसी लड़की ने सौंपा है जो खुद को कपड़ों में छिपाकर उससे मिली थी और खुद को नाइट क्वीन कहती है। वानखेड़े का ख्याल है कि गोपाल पोटे के पास हर उस इंसान का पता है जो हांगकांग में डकैती के मामले में था, यानी कि वो मेरे बंगले के बारे में भी जानता है। ये तो और भी खतरे वाली बात हो गई, नगीना के होठों से निकला। देवराज चौहान ने फोन उठाया और जगमोहन का नंबर मिलाया। कहो। बेल होने के पश्चात जगमोहन की आवाज कानों में पड़ी। देवराज चौहान ने जगमोहन को सारी बात बताई। तो जैम डिमोरा फिर आ गया? जगमोहन हक्का बक्का सा कह उठा। जैम डिमोरा चैन से बैठने वालों में से नहीं है। उसने हम लोगों के लिए किसी किराए के हत्यारे को लिया है। गिरीश सोनी और अली उस हत्यारे के हाथों मारे गए? जगमोहन के स्वर में अफसोस था। हाँ, वानखेड़े का ख्याल है कि उस हत्यारे के पास हम सबका पता हो सकता है। फिर तो विनय बरूटा का भी होगा। बरूटा? ओह, उसे तो मैं भूल ही गया था। इसका मतलब विनय बरूटा भी खतरे में है। कुछ सोचा है कि क्या करना है इस सिलसिले में? उधर से जगमोहन की आवाज आई। तुम फौरन मैगी के पास पहुंचो। मैगी उस फ्लैट में अभी नहीं रहना चाहती, क्योंकि कुछ लोग जानते हैं कि वो वहां पर रह रही है। मैगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसे वहां से लेकर ग्रोवर के परिवार में छोड़ देना। तो मैगी ग्रोवर के परिवार के साथ रहेगी जब तक कि ये खतरे का वक्त निकल नहीं जाता। समझ गया। लेकिन तुम ये काम करो और तुम भी सतर्क रहो। बाकी बातें मिलने पर होंगी। मैं कल तुम्हारे पास आऊंगा। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने फोन बंद किया और सिगरेट सुलगा ली। मुझे बताओ, मैं आपके कुछ काम आ सकती हूँ? नगीना कह उठी। इस काम में तुम्हारी जरूरत नहीं, अभी तो नहीं, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। यह महज अटकल जैसी बात है कि इस मामले के पीछे जैम डिमोरा है, क्योंकि गोपाल पोटे सबसे मैगी के बारे में पूछता जा रहा है। इसी से वानखेड़े ने सोचा कि मामले के पीछे जैम डिमोरा हो सकता है, जबकि मैगी का कोई गुमनाम दुश्मन भी ये काम करवा सकता है। कोई ऐसा इंसान जो हांगकांग से वास्ता रखता हो। तो फिर यह बात कैसे स्पष्ट होगी कि इस मामले के पीछे है कौन? नगीना ने पूछा। गोपाल पोटे को ढूंढना होगा। उस लड़की को ढूंढना होगा जिसके बारे में गोपाल पोटे कहता है कि ये काम उस लड़की ने उसे सौंपा है। देवराज चौहान ने हाथ में दबे फोन से नंबर मिलाते हुए कहा। मुझे वानखेड़े से बात करनी होगी। उसका नंबर है आपके पास? हाँ। नंबर मिलाकर देवराज चौहान ने फोन कान से लगा लिया, परंतु अगले ही पल फोन हटाता और दोबारा नंबर मिलाता कह उठा। उसके फोन का स्विच ऑफ आ रहा है। कई बार वानखेड़े का नंबर मिलाने पर भी नंबर नहीं लग सका। फिर देवराज चौहान ने सोहनलाल को फोन किया। सोहनलाल ने कॉल रिसीव की। हेलो सोहनलाल, देवराज चौहान गंभीर स्वर में बोला। घर पर ही हो? हाँ। भाभी? वो भी घर पर है। क्यों? हालात कुछ ऐसे बन रहे हैं कि सोचा जा सकता है कि जैम डिमोरा हरकत में आ गया है। ओह, क्या हुआ? गिरीश सोनी और अली की हत्या कर दी गई है। वानखेड़े पर भी जानलेवा हमला हुआ है। उनसे मैगी के बारे में पूछा जा रहा है। समझ गया, ये जैम डिमोरा ही होगा। तुम पर, मुझ पर, जगमोहन और विनय बरूटा पर भी ये सब गुजर सकती है। मुझे हालातों की अभी भी खबर मिली है। मैं देखूंगा कि मामला क्या है, परंतु तुम्हारे लिए बेहतर है कि नानिया के साथ कुछ देर के लिए गायब हो जाओ। गायब क्यों? मैं तुम्हारे साथ बेवकूफ़ी वाली बातें मत करो। मैंने तुम्हें जैम डिमोरा की कैद से निकाला था। जैम डिमोरा जान चुका है कि तुम मुझे प्यारे हो। ऐसे में वो तुम्हारा शिकार जरूर करना चाहेगा। आने वाले वक्त में जाने कैसे हालात बनते हैं। तुम खामोशी से कहीं निकल जाओ। इस बार जैम डिमोरा पर हमला नहीं करना है, बल्कि खुद को बचाना है।
क्योंकि वो हमले की शुरुआत कर चुका है। गिरीश सोनी और अली की हत्या कर दी उसने? हाँ। अली का तो समझ में आता है कि वो हांगकांग में तुम्हारे साथ था, परंतु गिरीश सोनी तो उसे भी साथ ही समझो, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। जैम डिमोरा गिरीश सोनी को कुछ चीज़ों के दम पर ब्लैकमेल कर रहा था। वो चीज़ें मैगी के वॉल्ट में ही रखी थी और मैंने उन्हें निकालकर गिरीश सोनी को वापस दे दिया। ये बात जैम डिमोरा जान गया होगा और गिरीश सोनी का नाम भी अपनी लिस्ट में लिख लिया। समझा। सोहनलाल की आवाज़ आई। तुम कब अपना फ्लैट छोड़ रहे हो? देवराज चौहान ने पूछा। कुछ ही देर में, उधर से सोहनलाल ने कहा। सतर्क रहना और हथियार अपने पास रखना। कोई तुम पर हमला करे तो उससे फौरन शूट कर देना। देवराज चौहान ने फोन बंद किया और सामने खड़ी नगीना को देखा। अब आप फिर व्यस्त होने जा रहे हैं? नगीना सहज स्वर में कह उठी। हाँ, कल सुबह यहां से जाऊंगा। अभी जाने का कोई फायदा नहीं। देवराज चौहान बोला और विनय बरूटा को फोन किया। उसका नंबर 3 महीने पहले ही उसके पास आ गया था, जब डायमंड वॉल्ट में डकैती की थी। दूसरी तरफ बेल जाने लगी। फोन देवराज चौहान के कान से लगा था। हेलो दोस्त। एकाएक विनय बरूटा की खुशी से भरी आवाज देवराज चौहान के कानों में पड़ी। आखिर तुमने मुझे फोन तो किया, मेरी याद तो आई। तुम्हारा फोन आने पर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। हुक्म करो। मेरे से कोई काम पड़ गया क्या? तुम्हारा तो हर काम मैं पूरा करूंगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मुझे जैम डिमोरा के दुर्लभ संग्रह वाले हीरे जवाहरात मिल सके। जानते हैं उनकी कीमत क्या है? तब मैं ये सोचकर चल रहा था कि वो 1000-2000 करोड़ के हैं। जैम डिमोरा का जैम डिमोरा मुझे ऐसा ही कहता था, परंतु वो तो 3200 करोड़ के हैं। पूरा खजाना है वो। देवराज चौहान के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान उभरी और लुप्त हो गई। जैम डिमोरा वाले हीरे जवाहरातों का दुर्लभ संग्रह संभाल के तो रखा है? देवराज चौहान ने कहा। बहुत संभाल के रखा है, वहां तक हवा भी नहीं पहुंच सकती। विनय बरूटा की आवाज आई। हवा का तो मैं नहीं कह सकता, परंतु कहीं जगमोहन ना पहुंच जाए। क्या मतलब? जगमोहन मुझे कई बार कह चुका है कि हमें विनय बरूटा के पास मौजूद वो वाले हीरे जवाहरात पाने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे इंकार पर जगमोहन खुद भी ये कोशिश कर सकता है। जगमोहन तो क्या, तुम भी कामयाब नहीं हो सकते उन तक पहुंचने में। उधर से विनय बरूटा ने दृढ़ स्वर में कहा। काफी संभाल के रखे हैं? बहुत ज्यादा संभाल कर रखे हैं। ये बात जगमोहन से कहना। मैंने तुम्हें दूसरी बात के लिए फोन किया है। देवराज चौहान बोला। कहो। इस बात की संभावना उठ रही है कि जैम डिमोरा खुले में आ गया है। खुले में? कहाँ? शायद यहीं मुंबई में। मैं अभी भी नहीं समझा कि वो मैगी को ढूंढ रहा है और हांगकांग गए लोगों की हत्या करवा रहा है। गिरीश सोनी और अली बख्श मारे जा चुके हैं। आज वानखेड़े पर हमला हुआ है, वो मरते मरते बचा है। उससे भी मैगी के बारे में पूछा जा रहा है। ये काम गोपाल पोटे नाम का आदमी कर रहा है। वानखेड़े का कहना है कि वो पागल हत्यारे की तरह है। इसके साथ ही देवराज चौहान विनय बरूटा को वो सब कुछ बताता चला गया जो उसे पता था। सुनने के बाद विनय बरूटा की आवाज आई। ये तो तुम खतरनाक बात बता रहे हो। गोपाल पोटे के पास हम सबके पते हो सकते हैं, वरना वो एक के बाद एक हम लोगों तक नहीं पहुंच सकता था। तुम्हारा ख्याल ठीक हो सकता है, उधर से विनय बरूटा ने सोच भरे स्वर में कहा। तुम्हें अपनी हर वो जगह छोड़ देनी चाहिए जो पुरानी है, जो जैम डिमोरा जानता है। मैं नई जगह पर ही हूं, पर यह भी तो भरोसा नहीं कि इस जगह के बारे में जैम डिमोरा जान चुका है या नहीं। विनय बरूटा की आवाज देवराज चौहान के कानों में पड़ी। किस तरफ से किसी तरफ से जैम डिमोरा का नाम सामने आया? नहीं। तो यह भी हो सकता है कि इस मामले के पीछे जैम डिमोरा हो ही नहीं। हो सकता है, लेकिन मैगी की तलाश जैम डिमोरा ही करवा सकता है।
वो मैगी को हमारे सामने दो चीजें हैं, एक गोपाल पोटे नाम का आदमी, दूसरी नाइट क्वीन, जिसके बारे में वानखेड़े ने कहा। इनमें से कोई हाथ आ गया तो काफी कुछ पता चल जाएगा। मैंने तुम्हें सतर्क करने के लिए फोन। मेरे ख्याल में हमें मिलकर इस मामले पर काम करना चाहिए, यह ठीक रहेगा। उधर से विनय बरूटा ने कहा। मिलने की जरूरत नहीं है, तुम अपने तौर पर गोपाल पोटे या नाइट क्वीन को ढूंढ सकते। ये नाइट क्वीन नाम मुझे समझ में नहीं। मुझे भी इससे ज्यादा नहीं पता। वानखेड़े से बात होने पर ही ज्यादा कुछ कह सकूंगा। यह भी हो सकता है कि गोपाल पोटे तुम तक पहुंच जाए, या तुम तक पहुंच जाए। उधर से विनय बरूटा ने गंभीर स्वर में कहा। इन हालातों में कुछ भी संभव है, सतर्क हो जाओ। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने फोन बंद कर दिया।